जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से इस हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हंसते खेलते होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग चैप्टर 3 को मतलब लगभग हम लोग मैक्सिमम पार्ट्स पढ़ चुके थे। ठीक है, चैप्टर 3 का नाम था हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं धातु और अधातु। यहाँ पे देखिए तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो इसका मतलब समझिएगा नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़े। इंग्लिश मीडियम में लिखना मतलब थोड़ी सी बातें लिख दिया गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आता है, धातु और अधातु चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। हम लोग है क्या, हिंदी मीडियम से बातें कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ से चलने से पहले हम थोड़ा सा पीछे के बारे में जान लेते हैं, आखिर हम लोग पीछे पढ़े क्या है। यहाँ तक बातें करें तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक है क्या, एक्वा एरिया, जो कि कल बताए थे नेक्स्ट लेक्चर में कि अगले चैप्टर में जो आएगा ना, अगले चैप्टर बुला रहा है, सॉरी, अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो आएगा हम लोग पढ़ेंगे एक्वा एरिया के बारे में। और ये बहुत बार आता था, धातुओं की क्रियाशील श्रेणी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, धातु के बारे में बात कर लिए थे, अधातु के बारे में बात कर लिए थे, धातु का भौतिक गुण के बारे में बात कर लिए थे और अधातु का भी भौतिक गुण के बारे में बात कर लिए थे। इसके बाद आया था धातु का रासायनिक गुण, जिसे हम कहते थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें से लगभग धातु का 3 केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर चुके थे हम लोग। चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट है, जो कि आज इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। इतना खत्म करने के बाद उसे भी खत्म कर देंगे। हाँ, यदि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आना है तो थोड़ा सा आपको पीछे का लेक्चर देखना पड़ेगा। यदि आप अच्छी तरह से देखे होंगे तो यहाँ तक आपको बातें अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात आता है, एक टॉपिक लेकर के चलना है एक्वा एरिया। एक्वा एरिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे धातु की क्रियाशील श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। वही बिना लेट किया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है एक्वा एरिया। एक्वा एरिया क्या होता है, सबसे पहली बात जानते हैं एक्वा एरिया के बारे में। एक्वा एरिया जो शब्द है ना, एक्वा एरिया एक प्रकार का शब्द है, यह एक प्रकार का मिश्रण होता है। बताएंगे किस किस चीज का मिश्रण होता है, लेकिन बात यहाँ तक अभी हमको याद रखना है, उस मिश्रण को नाम दिया गया एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया एक प्रकार का शब्द है, जो शब्द लैटिन भाषा के शब्द रॉयल, रॉयल जल है, रॉयल जल से लिया गया। आपके एनसीईआरटी बुक में साफ साफ बातें लिखा गया है कि एक्वारेजिया एक प्रकार का शब्द है। ऐसा तो नहीं लिखा है शब्द है, लेकिन हमने पढ़ा क्या है, एक्वारेजिया एक प्रकार का बिलियन होता है, उस बिलियन का नाम दिया गया एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया जो शब्द है ना, यह शब्द रॉयल जल से लिया गया, जो कि लैटिन भाषा से प्राप्त किया गया। ठीक है, आज की भाषा नहीं है, लैटिन भाषा आज के जमाने में मृत हो गई है, मतलब कि आज के जमाने में इसका कोई प्रयोग ही नहीं है। पहले के जमाने में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक प्रकार का शब्द था, जैसे कि हम लोग का हिंदी लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है ना, उसी प्रकार से लैटिन भाषा होता था। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसे याद रखिए या न रखिए कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, आगे समझना है। एक्वारेजिया सांद्र HCl, HCl का तो नाम पता होगा, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा सांद्र HNO3, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। अभी तुरंत हमने बताया, जब मिश्रण क्या होता है, दोनों को मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, HCl तथा HNO3 को मिलाने के बाद जो विलयन प्राप्त होगा ना, उसे हम लोग कह दिए मिश्रण। तो यह एक प्रकार का एक्वारेजिया मिश्रण होता है, और मिश्रण को नाम दिया गया था एक्वारेजिया। अब यहाँ तक बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बात आया सांद्र, यहाँ भी सांद्र आया। सांद्र मतलब क्या जानते हैं हम लोग, चैप्टर 1 में बातें कर ली है। सांद्र मतलब क्या होता है, यदि सांद्र बोलेगा तो विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा से कम होगा, मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है। मतलब कि मैं मानूं तो सांद्र में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है पदार्थ की। जैसे कि बोले 1 लीटर में, हम जैसे कि कल बताए थे, ऐसा तनु अम्ल के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि मेटल की क्रिया क्या कर रहे थे, तनु अम्ल के साथ कर रहे थे। आपको पता होगा तनु मतलब क्या, यदि 1 लीटर पानी में हम 200 ग्राम या 100 ग्राम नमक मिलाते हैं तो उतना ज्यादा भी खारा नहीं होता है, वह हो जाता है तनु अम्ल। अम्ल की बात नहीं है वहां पे बिलियन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अम्ल वैसा हम लेकर के चलते हैं। तो तनु अम्ल मतलब क्या हो जाएगा, मतलब अम्ल यहाँ तनु की बात होगा तो बहुत कम मात्रा, लेकिन जैसे ही सांद्र आ जाएगा, सांद्र मतलब बहुत ज्यादा। जैसे 1 लीटर में हमने 800 ग्राम नमक बोल दिया, तो 800 ग्राम नमक बोलने के बाद क्या होगा, वह बहुत ज्यादा कड़वा लगने लगेगा, तो उसे कहते हैं सांद्र। यहाँ सांद्र समझना मतलब अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा है। HCl लिया गया ना, बहुत सांद्र लिया गया, यह बहुत ज्यादा मात्रा में लिया गया। ठीक है, और सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल भी लिया गया, तो बहुत ज्यादा मात्रा में लिया गया। और दोनों को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, मिश्रण होता है, जिसमें सांद्र HCl मतलब HCl जो हमने लिया था, तथा सांद्र HNO3,
HNO3 लिया था, वह कितना के अनुपात में होता है? 3:1 के रूप में होता है। बातें याद रख लीजिएगा कि HCl जो लिए थे, HCl कितना अनुपात में? 3 अनुपात में। और HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में। मतलब कि नाइट्रिक अम्ल 1 ले लेंगे, मतलब 1 गिलास, जैसे समझने के लिए ले, तो यदि नाइट्रिक अम्ल 1 गिलास लेते हैं तो हमें HCl कितना गिलास लेना पड़ेगा? 3 गिलास लेना पड़ेगा। समझ में आई बात है क्या? सिंपल सी बात है, वही लिया गया है कि HCl और HNO3 3:1 के रूप में रहते हैं, तभी जाकर के एक बार एजिया का निर्माण होगा, अन्यथा एक बार एजिया नहीं बनेगा। समझ में आई बात है? अनुपात में होते हैं, जैसे कि दिखाया गया यहाँ पे HCl और अनुपात HNO3। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल। HCl कितना अनुपात में रहेगा? 3 अनुपात में, और HNO3 1 अनुपात में रहेगा। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ तक सवाल आता है कि अच्छा चलिए, बात तो सही है कि एक बार एजिया हमने क्या किया, मिशन प्राप्त कर लिया, लेकिन मिशन प्राप्त करने के बाद इसका उपयोग क्या होगा? तो उपयोग आगे पढ़ा गया है कि एक्वारेजिया एक प्रकार का प्रबल संक्षारक होता है। संक्षारक मतलब कि साफ करने वाला कोई द्रव होता है, उसे हम लोग कहते हैं संक्षारक। संक्षारक मतलब कि साफ कर देता है, तुरंत सी बात है, ठीक है। संक्षारक मतलब ये बताएंगे, जैसा थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्वारेजिया एक प्रकार का प्रबल, प्रबल मतलब क्या होता है? मजबूत। थोड़ा सा पढ़े होंगे आप। स्ट्रोंग और एक होता है वीक। स्ट्रोंग मतलब कि प्रबल, और वीक मतलब कमजोर होता है, ठीक है। वही बोला जा रहा है, कमजोर मतलब वीक हो जाएगा, प्रबल यानी प्रबल मतलब क्या होता है? मतलब मजबूत, और दुर्बल मतलब क्या हो जाता था? वही कमजोर हो जाता था। यहाँ पे प्रबल मतलब बहुत ज्यादा मजबूत की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो एक्वारेजिया एक प्रकार का प्रबल संक्षारक होता है, जो कि प्लेटिनम, प्लेटिनम मतलब पीटी एक प्रकार का धातु होता है, आपको पता होगा कि पीटी एक प्रकार का धातु है जिसे हम लोग कहते हैं प्लेटिनम, तथा गोल्ड जैसे धातुओं को भी गला सकता है। ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में क्या बोला गया कि अब इन दोनों को मिलाने के बाद हमें मिश्रण तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस मिश्रण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, यह पीटी प्लेटिनम तथा गोल्ड, यह धातु सबसे नीचे आता है। यू गोल्ड हो गया, और इसके नीचे आता था प्लेटिनम। प्लेटिनम का कोई ट्रिक नहीं था, इसी का नहीं लिखा है, ठीक है। तो सबसे नीचे आता है प्लेटिनम। इन दोनों धातुएं जो होती है, मतलब इतना के नीचे आता है, जैसे हाइड्रोजन के नीचे धातु आता है, या रिएक्शन नहीं करता, बहुत कम रिएक्शन होता है। अभी रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन सभी धातु बहुत कम रिएक्शन करता है, जैसे कि देखिएगा सोना और चांदी हो गया। यहाँ पे एजी मतलब सिल्वर यानी चांदी, एयू गोल्ड मतलब सोना। ये सब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, बहुत कम मात्रा में रिएक्शन करता है। मतलब कि आप बहुत समय तक छोड़ दीजिएगा तो भी इसके साथ कुछ जंग नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि ज्यादा समय तक छोड़ दीजिएगा तो इसमें मैल बैठ जाता है। जैसे सोना के देखिएगा तो सोना पर क्या हो जाता है? काला काला सब कुछ बैठ जाता है। तो वही रिएक्शन नहीं करता, फिर भी क्या होता है ना, यह रिएक्शन तो करेगा नहीं, लेकिन प्लेटिनम और गोल्ड जैसे धातु नहीं रिएक्शन करेगा, फिर भी इसको गलाने की शक्ति इसके अंदर है। समझ में आई बात? एक बारे में, एक बात में क्या, यह जो हमें मिश्रण प्राप्त हुआ है, यह मिश्रण प्लेटिनम तथा गोल्ड जैसे धातु को गला सकता है। गलाना मतलब कि उसे पिघला सकता है, इतना ज्यादा क्या होता है इसमें? स्ट्रोंग होती है। बात ही बोला, स्ट्रोंग मतलब प्रबल होता है, संक्षारक मतलब साफ करना। अब आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से कभी भी कोई ऐसा होता है कि आप कभी मतलब कि जहाँ पे सोना चांदी का दुकान होता है ना, वहां पे गए होंगे, तो वहां पे ध्यान से कभी गौर बातें कीजिएगा कि वहां पे एक जैसा कुछ बर्तन होता है रखने के लिए, उसमें एक प्रकार का क्या होता है कि मतलब कि इस बिलियन को रखा जाता है। एक बार जैसे सुनार का दुकान में प्रयोग होता है, बिकॉज ये घर पे ऐसा नहीं मिला सकते, तो सुनार का दुकान में ऐसा आता है और उसमें प्रयोग किया जाता है। तो यह एक प्रकार का बिलियन होता है, जो कि एक प्रकार का बर्तन में रखा जाता है। और उसका प्रयोग क्या होता है? जैसे कि बहुत समय से सोना रखा गया है, चांदी रखा गया है, इस सभी का ज्वेलर बनता है। ज्वेलर मतलब गहना पहनने के लिए बनता है। अब पहनने के बाद क्या होता है? वह मैल हो जाता है। मैल मतलब उसके ऊपर क्या होता है? मिट्टी जैसा कुछ काला काला लग जाता है। अब ज्यादा होता है कि ज्यादा मतलब बड़ा सा धातु है, तो आप कितना ज्यादा साफ कीजिएगा? घर पे तो साफ होता नहीं। तो उसे साफ करने के लिए क्या करते हैं? सुनार की दुकान में ले जाते हैं, मतलब जहाँ सोना चांदी बिकता है। अब वहां पे ले जाने के बाद क्या होता है कि ध्यान से देखिएगा ना, कि वहां पे जाकर के उस सोना का जो अति मतलब कि जो भी गहना होता है, वो सोना का गहना को सीधा क्या करेगा? उस बिलियन में डालकर तुरंत से निकाल देता है। और तुरंत से निकालेगा तो ध्यान से देखिएगा वह क्या हो जाता है? पूरा एकदम चिकना, एकदम साफ दिखने लगता है। मतलब पहले जैसा था ना, वैसा साफ दिखने लगता है। तो मतलब कि समझना इस बात को है कि वो तुरंत से डालकर तुरंत से निकाला तो वह साफ हो गया, और साफ होने के बाद वह तुरंत से सुंदर दिखाई देने लगता है। गलती से थोड़ा सा देर के लिए रख देता ना, तो वह उसी के अंदर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। इतना ज्यादा यह प्रबल होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब वहां पे क्या होता है कि सोना में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बाहरी प्रकार का, जैसे कुछ पार्ट्स होता है वह
बाहरी मतलब जैसे बाहरी रूप से क्या होता है, लग जाता है, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है, उसमें ही झड़ जाता है। इसमें होता है कि सोना जैसे चांदी जैसे क्या होता है, मेटल को साफ करने के लिए किया जाता है। और यदि आप जान करके नहीं भी देखें तो आइंदा कभी भी तो जीवन में जाइएगा ना, जहाँ पे सोना चांदी बिक रहा है, वहां पे कभी भी तो इस बातों को याद आएगा कि यहाँ पे एक बर्तन में रखा जाता था, उसे सोना को साफ करने के लिए कुछ प्रयोग होता था। तो वो क्या होता है, वह एक्वारेरिया का प्रयोग होता है, जहाँ पे ज्वेलर यानी कि गहना को साफ किया जाता है, तुरंत साफ करके निकाल करके आपको दे देगा, उसके लिए आपको कुछ पैसा लेता है, समझ में आई बात है। और यहाँ से क्या होता है कि गहना की चोरी भी की जाती है। एक बातें बताए, गहना का चोरी मतलब कि कुछ मात्रा होता है, जैसे कि सोना चांदी रहा, एकदम बहुत ही कम मात्रा में उसी बिलियन में झड़ जाता है, एक बार एरिया में झड़ जाता है, जो कि आपको पता नहीं चलेगा। आपको तो दिखेगा कि क्या, हमको तो साफ करके सोना मिल गया, आप तुरंत से उसे तौलिएगा थोड़े ना। लेकिन बाद में जब क्या होता है कि जब वह आप वहां से चले जाइएगा ना, तो वहां से क्या होता है, आपको साफ कराने का वह तो पैसा ले लेगा, और बाद में जो एक बार एरिया में जो कुछ मात्रा में मिला होता है, थोड़ी सी मात्रा में, उसे निकाल करके मेटल के रूप में सोना में मिला करके उसे क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तो वह उसको फायदा हो जाता है। इस प्रकार से सोना और चांदी मतलब ये सब धातु की भी थोड़ी मारी चोरी कर ली जाती है, जैसे कि एक बार एरिया के द्वारा। समझ में आई होगी बात, यहाँ तक क्लियर होगा आशा करते बहुत अच्छी तरह से। अब आगे आते हैं हम लोग धातु और क्रियाशील श्रेणी। धातुओं की क्रियाशील श्रेणी यहाँ पे पढ़ना जरूरी क्यों है, इसलिए क्योंकि जो अगला मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी जाएगा ना, यह नहीं पढ़ेंगे तो अगला केमिकल प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा। तो क्या बोला गया, हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि सभी धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है, मतलब ये बातें तो पता है कि सभी धातु एक समान क्रिया करेगा नहीं, कोई ज्यादा क्रिया करता है तो कोई कम क्रिया करता है। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि क्योंकि कई धातुएं ठंडे जल के साथ रिएक्शन करती हैं। जैसे देखिएगा बताए थे सोडियम और पोटेशियम इतना ज्यादा तेजी गति से रिएक्शन करता था कि वह ठंडा जल के साथ रिएक्शन कर लेता था बहुत तेजी गति से। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो क्या करती है, गर्म गर्म जल या जल वाष्प के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन कुछ धातु जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब गर्म मतलब ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठंडा जल में छोड़िए कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन ये सब को सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सभी धातु को रख दीजिएगा जल में, ठंडा जल में, तुरंत से इसमें आग पकड़ लेता है। समझ में आई बात है। इसी प्रकार से, लेकिन इस प्रकार से मतलब ये सब धातु को रखिएगा, जैसे कि मैग्नीशियम बताया गया था, जैसे हम लोग पीछे रिएक्शन किए थे, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते गर्म जल के साथ या तो वाष्प के साथ करते हैं, जो कि पीछे रिएक्शन हम करवा चुके हैं, आराम से जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब ऐसा क्यों कहना जरूरी होगा, इन सभी की क्रियाशीलता अलग अलग होने के कारण क्या कहते हैं, ये अलग अलग तरह से व्यवहार करते, अलग अलग तरह से रिएक्शन करते हैं। तो आगे एक बात लिखा गया, अतः जब धातुओं को उनके घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर सजाया जाता है, तब एक श्रेणी, श्रेणी मतलब क्रम प्राप्त होता है, जिसे ही हम लोग धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। श्रेणी मतलब समझ में आता है ना, श्रेणी मतलब होता है क्रम, क्रम में सजाया हुआ। जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता की घटते हुए आधार पर, घटता मतलब सबसे ऊपर उस धातु को रखा जाएगा जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, फिर उसके नीचे उस धातु को रखा जाएगा जिसकी क्रियाशीलता सबसे ऊपर वाले से कम होगा। तो वही देखिए एक प्रकार का हमने सीरीज बनाया है, या धातु का सीरीज है, धातु का क्रम है, इसमें धातुओं को सजाया गया और एक श्रेणी प्राप्त हुआ है, जिसे कहते हैं धातु क्रियाशील श्रेणी। इसमें सबसे ऊपर धातु है ना, इसकी क्रियाशीलता बहुत ही तेज होती है, इतना ज्यादा तेज होती है कि आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया गया था। सोडियम और पोटेशियम के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, सबका नाम आपको पता होना चाहिए, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, और Zn मतलब जिंक, पता नहीं होगा लिख लीजिएगा, Fe मतलब आयरन, और Pb मतलब लेड यानी इसी को सीसा बोलते हैं, और Fe मतलब आयरन, आयरन को लोग लोहा भी बोला करते हैं, ठीक है। और H मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Ag मतलब पारा, और Ag मतलब सिल्वर यानी सब लोग चांदी भी बोलते हैं, Au मतलब गोल्ड, और Pt मतलब बता दिए तुरंत प्लेटिनम होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसको याद करना जरूरी क्यों होता है, तो चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि जब तक कि आपको ये बातें पता ना होगा ना, तो आप रिएक्शन अच्छी तरह से नहीं कर पाइएगा, केमिस्ट्री आपके लिए हार्ड हो जाएगा। केमिस्ट्री को समझना है तो आपको ये क्रियाशील श्रेणी याद होना चाहिए, और याद करने के लिए बहुत बड़ी षड्यंत्र रचना थोड़ी ना है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी आपको ट्रिक लिखवा दिया है, ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। हाँ, ये ट्रिक आपको पसंद नहीं आए तो आप अपना तरफ से ट्रिक बनाकर याद कर लीजिएगा, बिकॉज हमें जैसा अच्छा लगता है वैसा आपको लिए लाए हैं। जैसे ट्रिक हमने क्या लिखा है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ।
काशी से, काशी में पहला अक्षर के आता है, यानी के से पोटेशियम। फिर आता है नाथ, नाथ का पहला अक्षर NaTH, तो Na से मतलब Na मतलब क्या होता है, सोडियम। इसी प्रकार Ca मतलब का, Ca मतलब का, यानी का से कैल्शियम आ जाएगा। माली, माली में Ma आता है, तो M ले लीजिए, M से मैग्नीशियम। इसी प्रकार से सबका बनाया हुआ, और लास्ट में प्लेटिनम आता है, तो प्लेटिनम का हम नहीं बनाए, ये आप खुद से एक अलग से तो याद रख सकते हैं ना। इतना सबका बन गया तो एक का केवल याद नहीं रख सकते हैं क्या, इतना तो आराम है ना। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ तक हुआ है माली। इसके बाद एल्यूमिनियम का, आलू से एल्यूमिनियम, जरा सा जिंक, फीके का मतलब फीके से क्या हो जाएगा, आयरन, यानी Fe हो जाएगा। पकाता का मतलब Pb हो जाएगा। इसके बाद है से हाइड्रोजन, कौन से, कॉपर। फिर है आया, तो याद रखना है, पहला बार जब है आएगा तो हाइड्रोजन, और दूसरा बार है आएगा तो हाइड्रोजन, मतलब किसे कहते हैं, पारा। Hg मतलब क्या होता है, पारा, जिसे लैटिन में हाइड्रोजीरम कहते हैं। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए हाइड्रोजीनियम क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम, पोटेशियम का कैलियम, इसी प्रकार से हाइड्रोजीरम होता था पारा का। ठीक है, वो बातें याद नहीं रखना अभी आगे। अब आगे का मतलब Au मतलब Ag, Ag मतलब आगे, आगे मतलब सिल्वर, याद रखना। और आओ, आओ मतलब गोल्ड, Au मतलब आओ, आओ मतलब गोल्ड, यानी याद रखना। और Pt का खुद से बना लेना कुछ, आओ पीटो, पीटो लिख लीजिएगा, पीटो, पीटो मतलब प्लेटिनम, इतना याद रख सकते हैं, पीटो याद रख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगा कि सबसे ऊपर पोटेशियम को क्यों रखा गया है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा तेजी गति से रिएक्शन करता है। फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, मतलब इस प्रकार से क्रियाशीलता क्या होते जाती है, घटते जाती है। एक बात है यहाँ पे लिखा गया है, इनमें से हाइड्रोजन है ना, धातु नहीं है। तो आपके मन में दिमाग तो आना चाहिए, ऐसा सोच तो आना चाहिए कि धातु नहीं है, फिर भी धातु की श्रेणी में क्यों रखा गया है, कारण तो होना चाहिए ना। यहाँ पे समझाने के लिए लिखवाया है, नोट करके, इनमें से हाइड्रोजन धातु नहीं है, फिर भी इन्हें धातु की श्रेणी में रखा गया। क्यों, क्योंकि यह धातु के जैसा इलेक्ट्रॉन देकर H+ बनाता। आप हमेशा देखते होंगे H+ लिखा हुआ रहता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, कभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है। इसी प्रकार से आप देखते होंगे Na+ मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को देता है, ना कि ग्रहण करता है। इसी प्रकार से धातु की प्रवृत्ति होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन को देने का, न कि ग्रहण करने का। इसी प्रकार से यह देता है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, धातु नहीं है, फिर भी धातु के जैसा इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। इसी कारण से इसे धातु को क्रियाशीलता श्रेणी में रखा गया। यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगा। कुछ बातें रह गई यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मेटल गिनिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से लेकर 5 तक 5 मेटल याद आ रही होगी। यहाँ से 5 मेटल को बोला जाता है टॉप ऑफ मेटल, मतलब हाई रिएक्टिव, HIGH, हाई रिएक्टिव, रिएक्टिव मेटल, उच्च। अब इसका इंडियन नहीं लिख रहा है, उच्च क्या हो जाएगा, रिएक्टिव मतलब क्रियाशील, मेटल मतलब धातु, उच्च क्रियाशील धातु, क्रियाशील श्रेणी में। ये 5 जो है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा 5, 5 मतलब 5 धातु ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। 5 के बाद याद रखिएगा 1 2 3, इसे हम लोग नाम देते हैं 3। 3 में ये क्या है, मिडिल में होते हैं, मिडिल मतलब कि मध्य में, इनकी क्रियाशीलता माध्यमिक होता है, यह भी क्रियाशील करते हैं लेकिन मध्य में, इतना ज्यादा नहीं करते, इसे कहते हैं मिडिल, MIDDL, मिडिल रिएक्टिव मेटल, मिडिल रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या करेंगे, माध्यमिक क्रियाशील, माध्यमिक क्रियाशील धातु बोला जाता है। और नीचे का जो 5 बचा, हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, मानते हैं हाइड्रोजन एक प्रकार का धातु के जैसा काम कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से लेते हैं कॉपर से लेकर फिर 5 आ जाते हैं, यहाँ 5 मेटल आता है। फिर ये होते हैं लो रिएक्टिव, रिएक्टिव मेटल। लो को हम लोग लेस भी लिखा करते हैं, LESS, लो या लेस, लो या लेस, लेस रिएक्टिव मेटल मतलब कि निम्न क्रियाशील धातु।
इन सभी को याद रख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक है, 5 3 5, 535। पहले 5 फिर 3 फिर 5 यानी 535। मतलब कि 5 ऐसे धातु जो हाई रिएक्टिव और 3 ऐसे धातु जो मिडिल में आते हैं, वह क्या होते हैं, न तो ज्यादा हाई होते हैं न तो ज्यादा लो होते हैं। और लास्ट में जो 5 आता है वह बहुत ही कम होता है क्रियाशील, तो करता ही नहीं है। तो आप इतना तक बातें को याद रख सकते, तो याद रख लीजिएगा। एक लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने के बाद लास्ट प्रॉपर्टी जाता है केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि धातु का है, उसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं होनी चाहिए। और आशा करते हैं यहाँ तक बहुत आसानी तरीके से समझ में आया होगा। इतना भी भारी चैप्टर नहीं है जितना कि हम लोग भारी ले लिया करते हैं। बस याद रखिएगा कि पढ़ने से पहले अपने दिमाग पे फोकस कीजिएगा कि हाँ, हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमें भारी लगेगा नहीं। ऐसा यदि आपके माइंड में थिंकिंग चलता है ना, तो आपको कोई भी चैप्टर भारी लगेगा नहीं। लेकिन हाँ, यदि पढ़ने से पहले आप ऐसा सोच लेते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत हार्ड है, हमसे होगा नहीं, तो ये आपसे जरूर नहीं होने वाले। समझ में आई बात है? यदि हाँ, पढ़ने से पहले ऐसा सोच लेते हैं कि ये चैप्टर हमसे ही होगा, हम कर लेंगे, तो ये चैप्टर आपसे डेफिनेटली होगा, ये हमारा कहना। समझ में आई बात है? और आशा करते बातें आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक चौथा रिएक्टिव हम लोग जाने मतलब अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी मेटल का। पहले यहाँ तक उतारिए, आगे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं चौथा प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग मेटल की बात करें। आपको याद होगा, इस प्रॉपर्टीज को बताने से पहले थोड़ा सा चलते हैं कि चैप्टर में क्या है। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा चुके हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात है, धातु की क्रिया वाटर के साथ करवा चुके हैं, मतलब जल के साथ करवा दिए थे। और तीसरी बात है, धातु की क्रिया हम लोग क्या करवा दिए थे, तनु अम्ल के साथ करवा चुके थे। चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज आता है ये वाला, लेकिन इससे पहले हमको ये श्रेणी पढ़ना था, और इससे पहले हमको एक्वारेजिया के बारे में पढ़ना था, इसके बारे में पढ़ लिए थे। इसके बाद चौथा हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तब यहाँ पे आपका कहना होगा बीच में कहाँ से आ गया, क्योंकि कभी कभी बीच में देता है जो कि बातों को हमको समझना पड़ता है, तब आगे अच्छा का टॉपिक आता है। ठीक है, तो चौथा हमको यहाँ बातें बोला गया, मेटल का रिएक्शन करवाना मेटल साल्ट के साथ, मतलब धातु लवण के साथ करवाना। अब धातु लवण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। हम लेते हैं ZnSO4, नाम क्या हो जाता है, धातु तो सबको समझ में आता है ना, धातु मतलब कोई भी धातु, इतना सारा धातु ही है ना। लेकिन धातु लवण क्या होता है, ये Zn एक प्रकार का धातु है और SO4 सल्फेट आयन है, और दोनों मिलकर बनाते हैं लवण। और इस लवण को नाम दिया जाता है धातु लवण का निर्माण करते। क्यों? क्योंकि इस लवण में धातु मौजूद है कि नहीं है। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट ले लें, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है, धातु है, और ये दोनों मिलाकर बनाते हैं लवण। तो इन लवण को नाम दिया जाता है धातु लवण। मतलब जिस लवण में धातु मौजूद होगा उसे हम लोग कहते हैं धातु लवण। समझ में आई होगी बात, सिंपल सी बात है, इतना तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्रियाशीलता श्रेणी नहीं लिखता है, बिकॉज अभी थोड़ा सा काम देगा, और इतना भी ज्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं था, ये लिखने नहीं आ रहा बन रहा था, इसी कारण इसे छोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं कुछ बातें। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जब धातुएं को रिएक्शन साल्ट सोल्यूशन के साथ करवाया जाता है तब क्या होता है। देखिए, सभी धातुएं धातु लवण के साथ क्रिया नहीं करती। अब यहाँ पे बात रहा कि जितना भी धातु है धातु लवण के साथ क्रिया करेगा क्या, नहीं करता। लेकिन आगे क्या बोला गया, पर जिन धातुओं की क्रियाशीलता धातु लवण में उपस्थित धातु से अधिक होती है, वह धातु धातु लवण के साथ क्रिया कर लेती है। क्या बोला गया, एग्जाम्पल से समझ में आपको बेस्ट आएगा, इतना बड़ा समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। बोला गया कि धातु लवण यह एक प्रकार का धातु लवण है, सभी धातु धातु लवण के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस धातु की क्रियाशीलता धातु लवण में उपस्थित धातु की क्रियाशीलता से अधिक होगी, वह धातु धातु लवण के साथ क्रिया कर लेती है। अब यहाँ पे देखेंगे आयरन, आयरन हमारा कहाँ, आयरन यहाँ पे, यहाँ पे आयरन है। इसके बाद धातु में कौन सा है, धातु लवण में धातु कॉपर, कॉपर कहाँ,
यहाँ पे देखिएगा कॉपर नीचे, तो मतलब बताइए आयरन यहाँ पे और कॉपर यहाँ पे, तो क्रियाशीलता किसका ज्यादा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, कॉपर से ज्यादा रिएक्शन करेगा। जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो यह इसको क्या कर देगा, हटा देगा। आप चैप्टर 1 की बातें याद कीजिए, वहां पे एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता था। सेम रिएक्शन तो यहाँ पे भी दिया है ना, वही बात है यहाँ पे भी है। तो अब यह इसे क्या करेगा, हटा देगा और बनाता है FeSO4 प्लस में कॉपर बाहर निकल जाएगा। और आपको बताया गया है कि FeSO4 क्यों आ जाएगा, तो आपको बताया कि आयरन की संयोजकता यहाँ पे 2 और इसका भी संयोजकता 2, 2 2 कट जाता है, FeSO4 बन जाता है। आप संयोजकता जानते हैं तो प्रोडक्ट आराम से बना लीजिएगा। ये समझ में नहीं आया, देखिए ना ध्यान से। Fe यानी आयरन, आयरन की संयोजकता 2 होता है। सल्फेट आयन SO4 की आयन कभी बताया था, इसका संयोजकता 2, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा एक, यहाँ पे भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा, Fe1 का 1 SO4 1 का 1 बन गया। सिंपल सी बात है, ऐसा तो बनाना है, कोई भारी बात है क्या। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। एक है जिंक, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर सल्फेट के साथ देखिए, तो यहाँ पे कॉपर यहाँ पे है और जिंक यहाँ पे देखिए, मतलब जिंक भी कौची कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, इसको भी रिएक्शन करवाएंगे तुरंत से इसे हटा देगा और हटाकर बनाएगा ZnSO4 प्लस में कॉपर बाहर निकल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉपर बाहर निकल जाता है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है तब तो इसे हटा दिया ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा। अब सेम यही यहाँ पे बात है, जिंक का संयोजकता 2 होता है, सल्फेट का 2 होता है, आप निकाल सकते हैं। जैसे देखें तो जिंक का संयोजकता 2, SO4 का 2 कट गया, एक एक बचा, गुना करवा दीजिए तो Zn1 का 1 SO4 1 का 1, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखिएगा अगला रिएक्शन आपके लिए क्या बताइए, कॉपर FeSO4 के साथ रिएक्शन करेगा। FeSO4 एक प्रकार का साल्ट लवण है, मतलब कि धातु लवण है। Fe धातु और SO4 जब मिलाकर बनाता है तो लवण बनाता है, और इसमें धातु प्रेजेंट है तो हम लोग कहेंगे धातु लवण। यह रिएक्शन करेगा। देखिए तो कॉपर नीचे, कॉपर को भेजा जा रहा है आयरन के साथ रिएक्शन करने के लिए, कभी रिएक्शन कर पाएगा क्या, या इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यही जाकर इसको तुरंत से भगा देगा, कहे कि हमसे तुम मतलब ज्यादा बलवान तो नहीं ना हो, तुमसे तो ज्यादा हम बलवान है, तो क्यों रिएक्शन करने देगा, नहीं करने देगा। इसी प्रकार से जब कॉपर आयरन के साथ जाकर रिएक्शन करता है तो रिएक्शन संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसी कारण अब आपको समझ में अच्छी तरह आया होगा कि रिएक्टिव सीरीज हमको पढ़ना क्यों आवश्यक है। जब संभव होगा तभी रिएक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। सेम रिएक्शन आगे, सिल्वर, सिल्वर देख लीजिए, सिल्वर कहाँ, सिल्वर Ag यहाँ है, और ऊपर किसके साथ रिएक्शन, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर ऊपर जाएगा इसके साथ लड़ने के लिए, तो यह तुरंत इसे भगा देगा, क्यों, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता इससे ज्यादा है और यह भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ तक आपको बातें पता चला होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इस प्रकार से धातु, धातु लवण के साथ क्रिया बना करके क्या बनाता है, लवण ही बनाता है, प्लस में धातु बाहर निकालता है। आप ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्रिया कर लेती है और क्या बनाती है, और धातु लवण तथा धातु बाहर निकल जाता है। तो ये सब देखिए सिंपल सा बातें हैं, ये सब खुद से लिखने के लिए सीखिए, ठीक है। ये सब अब कितना तक बताया जाए, आप लोग क्लास 10th में आने का, 10th में सब बातें आपको लिखने आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक था आपका केमिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ से धातुओं का केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि केमिकल यानी कि रासायनिक गुणधर्म खत्म हो जाता है। अब आएंगे अगले लेक्चर में, तो अगले लेक्चर में बताया जाएगा अधातुओं का केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके पहले कुछ बातें रह गया होगा तो बता दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अब जहां तक है कि हम लोग पढ़ेंगे अधातु का केमिकल प्रॉपर्टी। आशा करते हैं यहाँ तक आपको सब बातें क्लियर समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया होगा अच्छी तरह से आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। समझ में आई बात है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी को धन्यवाद।